हैलिफैक्स नोवा स्कॉशिया के कब्रिस्तान में टाइटैनिक दुर्घटना से जुड़े एक बहुत छोटे से बच्चे की बॉडी दफन थी, पर किसी को नहीं पता था कि ये किस परिवार का था और ये कौन था, जब तक 2008 में कैनेडियन रिसर्चर ने लेक हेड यूनिवर्सिटी में इसके डीएनए का एनालिसिस किया और उसके बाद इस बच्चे की पहचान की जा सकी, जिसका नाम सिडनी लेज़ली गुडविन था। सिडनी उस समय सिर्फ 19 महीने का था, जो इंग्लैंड के फेडरिक जोसेफ गुडविन और अगस्ता टायलर का बेटा था। बदकिस्मती से पूरा गुडविन परिवार, जो थर्ड क्लास टिकट से सफ़र कर रहा था, समुद्र में समा गया। बेसी वॉल्डो एलिसन अपने पति, 2 बच्चों और 4 नौकरों के साथ फर्स्ट क्लास पैसेंजर थीं। उनके बच्चों का नाम लोरेन और ट्रेवर था। दुर्घटना के बाद बेसी और उनकी बेटी लोरेन को लाइफ बोट पर बैठा दिया गया था और वो सुरक्षित वहाँ से निकलने ही वाली थीं। पर अचानक बेसी लाइफ बोट से उतरकर अपनी बेटी के साथ टाइटैनिक में दौड़ते हुए वापस चली गईं अपने दूसरे बच्चे ट्रेवर को ढूंढने के लिए। पर ट्रेवर को दूसरी लाइफ बोट पे सुरक्षित पहले ही ले जाया जा चुका था, लेकिन बेसी को इस बात का पता नहीं था और उन्होंने शिप को छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेती हैं। पर पछताने वाली बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया और वो डूब गईं। ट्रेवर उस समय सिर्फ 11 महीने का था और वास्तव में वही इकलौता एलिसन फैमिली का मेंबर था जो इस हादसे में बच सका। एलिन गेर्डा लिंडल एक स्वीडिश इमिग्रेंट थी जो थर्ड क्लास टिकट पे अपने हस्बैंड एडवर्ड के साथ यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट कर रही थीं। उनके पति जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। टाइटैनिक जब डूब चुका था तब दोनों पानी में किसी तरह आधे डूब चुके लकड़ी के टुकड़े के पास तैरकर पहुंचे और उस पर दोनों किसी तरह चढ़ पाए, पर एलिन पानी में फिसलकर चली गईं और एडवर्ड उस हाल में नहीं थे कि उन्हें ऊपर खींच सकते थे। एलिन धीमे धीमे डूबती चली गई और एडवर्ड उस नज़ारे को बेबस होकर देखते रहे। सदमे से टूट चुके एडवर्ड की भी ठंड से मौत हो गई। उनके हाथ को जब खोला गया तो उसमें उन्होंने अपनी पत्नी की वेडिंग रिंग पकड़ रखी थी, जो एलिन का हाथ छूटते समय फिसलकर उनके हाथ में रह गई थी। एनी क्लेमर फंक एक अमेरिकन मिशनरी थी जो सेकंड क्लास पैसेंजर थी। वो अपने केबिन में सो रही थी जब जहाज़ आइसबर्ग से टकराया, जिसकी खबर एक स्टीवर्ड ने उनके दरवाजे पर आकर दी और उन्हें तैयार होकर ऊपर डेक पर जाने के लिए कहा। वो लाइफ बोट में बची आखिरी सीट को लेने ही वाली थीं जब एक औरत चिल्लाते हुए अपने बच्चों को ढूंढते हुए आई और उसने एनी को हड़बड़ी में धक्का दे दिया, जिसके बाद एनी ने उसे ही लाइफ बोट पर जाने को कहा और वो खुद उन लोगों में शामिल हो गईं जो लोग लाचार और मजबूर होकर शिप के उस बर्फीले पानी में समा जाने का इंतज़ार कर रहे थे। एनी ने अपने टिकट पर अपने गांव का नाम जंजगीर चंपा डाला था, जो जगह भारत के छत्तीसगढ़ स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो 1906 में भारत आई थीं और 1907 में उन्होंने जंजगीर में मेनोनाइट नाम का चर्च ज्वाइन किया। जुलाई 1907 में उन्होंने एक कमरे का स्कूल खोला जो लड़कियों के लिए था और उस समय उसमें 17 स्टूडेंट्स थे। टाइटैनिक के 3 और पैसेंजर्स का इंडिया से कनेक्शन था, जिसमें हेनरी रायलैंड भी थे जो अपनी पत्नी जेमिमा डायर के साथ झांसी में रहते थे। बाद में उन्होंने यूके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और ओलंपिक शिप पे काम करने के बाद टाइटैनिक पर सीनियर असिस्टेंट 4th इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने लगे और दुर्घटना में मारे गए। मैरी डनबर ह्यूलेट, जो अपने बेटे के साथ लखनऊ शहर में रहती थीं, पर 1912 को वो अपने छोटे बेटे से मिलने न्यूयॉर्क चली गईं। दुर्घटना में वो बच निकली थीं और वो वापस लखनऊ शहर लौट आई थीं। मिले आखिरी रिकॉर्ड के मुताबिक वो नैनीताल घूमने गई हुई थी जब उनकी 1917 9 मई को मृत्यु हो गई। रूथ एलिजाबेथ बेकर, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, वो उस समय सिर्फ 12 साल की थीं जब वो अपने 2 छोटे भाइयों और माँ के साथ टाइटैनिक से सफ़र कर रही थी। उनकी इंग्लिश में एक हैवी तेलुगु एसेंट मौजूद था। दुर्घटना के बाद वो अपने भाइयों और माँ से बिछड़ गई थी, पर सब लोग खुशकिस्मती से अलग अलग लाइफ बोट्स पर बैठकर बचा लिए गए थे। एलिजाबेथ लाइफ बोट नंबर 13 पर बैठाई गई थी। सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटॉलर ने पहले महिलाओं और बच्चों को बचाने के नियम का इतनी सख्ती से पालन किया कि उन्होंने कई लाइफ बोट्स को खाली रखा किसी आदमी को बैठाने की बजाय, जिस बात से कई लोगों को उन पर गुस्सा भी आई। पर उन्होंने खुद पर भी ये नियम लागू किया था और उन्होंने खुद शिप के साथ डूबने का निर्णय लिया और वो लगभग डूबने ही वाले थे जब शिप में लगे एक बॉयलर के फटने से वो बाहर आकर गिरे और एक खुलने वाली पलटी हुई लाइफ बोट को सीधा कर उस पर चढ़ने लगे, जहाँ पर 30 लोग पहले से ही अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। उसके बाद वो उन लोगों के साथ उस नाव पर चढ़ गए और दूसरे लोगों को अपने वजन को नाव पर शिफ्ट करते रहने के लिए बताते रहे ताकि नाव में पानी ना भर जाए। इसी तरह करते हुए वो सब कारपेथिया शिप के आने तक टिके रहे और बचा लिए गए।
इसके बाद लाइटोलर ने कई सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल भविष्य में करने के लिए बनाए ताकि ऐसी किसी और दुर्घटना से भविष्य में बचा जा सके। उनके कई सुझावों का मैरीटाइम लॉ में आज तक पालन किया जाता है। आर्चिबाल्ड ग्रेसी फोर्थ एक अमेरिकन पैसेंजर थे जो टाइटैनिक पर अपने अच्छे और दोस्ताना बर्ताव से काफ़ी चर्चा में रहे। जब शिप डूबने लगा तब उन्होंने लाइफ वेस्ट पहनी और महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट पे ले जाने लगे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए उन्हें कंबल दिए। वो शिप पर ही बने रहे और चार्ल्स लाइटोलर की मदद करते रहे जब तक सारी लाइफ बोट्स रवाना नहीं हो गई थीं। बाद में बची हुई खुलने वाली लाइफ बोट पर वो बाकी क्रू के साथ बैठे पर वो तुरंत पलट गई, जिसे पलटने से बचाने के लिए सब लोग उसे उसके किनारों को रात भर पकड़े रहे। पर इसके बावजूद कई लोग ठंडे पानी से मारे गए, लेकिन ग्रेसी बच गए थे। पर बदकिस्मती से उन्हें हाइपोथर्मिया हो गया था और सिर्फ 8 महीने बाद उनकी मौत हो गई। उन्हें टाइटैनिक के सबसे बड़े हीरोज़ में से एक माना जाता है। नोएल लजली को शिप पर मौजूद सबसे बहादुर औरत माना जाता है, जिन्होंने खुद लाइफ बोट को चलाते हुए पैसेंजर्स को लिए हुए नाव को कारपेथिया शिप तक सुरक्षित पहुंचाया। वो लाइफ बोट नंबर 8 पर थी और उसे वो घंटों तक चलाती रहीं। कारपेथिया पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने पैसेंजर्स का ख्याल रखा और उन्हें बहलाया, खासतौर पे गरीब पैसेंजर्स को, और उनके बच्चों के लिए कपड़े सिले। इस घटना के बाद उन्होंने अपने आप को काफ़ी लो प्रोफाइल रखा क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। टाइटैनिक पर म्यूजिशियंस द्वारा बजाए गए आखिरी गाने का नाम नियरर माई गॉड टू दी को बताया जाता है। टाइटैनिक पर लगा चौथा चिमनी फनल नकली था, उसे सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए लगाया गया था, जो 3 फनल्स की बजाय ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेडी डफ गॉर्डन, जो उस समय की सबसे बड़ी फैशन डिज़ाइनर्स में से एक थी, उनके और उनके पति के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने क्रू को घूस खिलाकर अपनी लाइफ बोट में सिर्फ 12 लोगों को ही बैठने दिया था। हालांकि इस आरोप से वो लोग बरी हो गए थे। 3rd क्लास पैसेंजर रोडा एबॉट ने अपने दोनों बच्चों के साथ टाइटैनिक के डेक से छलांग लगा दी थी। अफसोस कि दोनों बच्चों को बचाया नहीं जा सका, पर रोडा को पानी से बाहर खींच लिया गया था। वो टाइटैनिक की एकलौती महिला सर्वाइवर थीं जिन्हें पानी से जिंदा बाहर निकाला गया था। टाइटैनिक पर बनी फिल्मों में जे ब्रूस इस्मेई को, जो टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उन्हें एक स्वार्थी, डरपोक और धौंस दिखाने वाले आदमी की तरह दिखाया गया है, जो शिप को तेज भगाने के लिए दबाव डालता है और जल्दी से जल्दी लाइफ बोट पर सवार होकर भाग निकलता है। पर वो सच में ऐसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने से पहले कई पैसेंजर्स की लाइफ बोट में बैठने में मदद की थी और वो खुद बची आखिरी लाइफ बोट में बैठकर गए थे। पर हुई बदनामी की वजह से जे ब्रूस इस्मी ने बाकी की लाइफ आयरलैंड में अकेले बिताई। म्यूजिक बैंड में 8 सदस्य थे, जिनमें से कोई भी नहीं बच सका। इनमें से एक म्यूजिशियन रॉजर ब्रीकुक, जो सेलो प्लेयर था, उसे साल 2000 में जाकर मृत घोषित किया गया। घटना के समय उसकी उम्र 21 साल थी। जोसेफ लैरोश, जो हाइटी के रहने वाले एक इंजीनियर थे, वो शिप पर इकलौते ब्लैक पैसेंजर थे। टाइटैनिक के साथ 3500 चिट्ठियों और संदेशों से भरे बैग डूब गए थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस सफ़र के बाद रिटायरमेंट लेने का निर्णय ले लिया था, पर वो इस शिप के साथ ही डूब गए। उन लाइफ बोट्स में से एक को दुर्घटना के 1 महीने बाद समुद्र में तैरते पाया गया, जिसमें 3 लाशें पड़ी हुई थी। एडिथ रोजनबॉम के बारे में आपने पहले पार्ट में सुना होगा। उनके पास एक पिग म्यूजिक बॉक्स खिलौना था जिसे वो टाइटैनिक में भूल कर जा रही थी, पर उन्हें याद आने पर वो वापस लौटकर उसे निकाल लाईं और उसे लाइफ बोट पे डरे हुए बच्चों को बहलाने के लिए चालू कर दिया, जिसमें म्यूजिक बजती थी। ये खिलौना एक लेजेंड बन गया और इस पर बच्चों के लिए एक किताब भी लिखी गई, पिग ऑन द टाइटैनिक, अ ट्रू स्टोरी। इसी तरह शिप पर 7 साल के लड़के डगलस के पास एक स्टफ्ड पोलर बेयर खिलौना था, जिसे वो लेकर लाइफ बोट पर बैठ गया। बाद में डगलस की मां ने उस पर एक किताब लिखी, डगलस के लिए क्रिसमस के तोहफे के तौर पे, जिसका नाम है पोलर द टाइटैनिक बियर। 94 में इस बुक को इतने लंबे समय के बाद पब्लिश किया गया, जिसकी 2,50,000 से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिकी। पैसेंजर लॉरेंस बीजली, जो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से लाइफ बोट पर बैठा लिए गए थे, क्योंकि वो शिप पर एक जगह अकेले खड़े थे और आसपास कोई बच्चा या महिला नज़र नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्हें बैठने के लिए बुला लिया गया। बाद में उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी किताब द लॉस ऑफ द एसएस टाइटैनिक में काफ़ी डिटेल में लिखा। 1958 में टाइटैनिक पर अ नाइट टू रिमेंबर नाम की फिल्म बन रही थी, जिसके सेट पर वो पहुंच गए और शिप को डूबते हुए जब शूट किया जा रहा था, तब वो एक्टर्स के बीच चुपके से घुस गए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, पर डायरेक्टर ने उन्हें पकड़ लिया और सेट से निकाल दिया।
बेलफास्ट में टाइटैनिक स्टूडियोज नाम का एक फिल्म स्टूडियो है जो 1,06,000 स्क्वायर फीट पर बना है। इसमें HBO चैनल्स की 8 सीरीज की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें फैंटेसी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की भी शूटिंग हुई है। ये यूरोप की एक वर्ल्ड क्लास लोकेशन है फिल्म और टीवी प्रोडक्शन के लिए। इस स्टूडियो का नाम टाइटैनिक इसलिए है क्योंकि ये जगह उसी शिपयार्ड का हिस्सा हुआ करती थी जिस जगह पर टाइटैनिक शिप को बनाया गया था। एक लौता जापानीज टाइटैनिक सर्वाइवर और पैसेंजर जिसका नाम मासाबुमी होसोनो था, वो जब अपने देश वापस लौटा तो उसकी बुराई वहाँ की पब्लिक, प्रेस, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी करना शुरू कर दी, ये कहते हुए कि वो कायरों की तरह बचकर क्यों भाग निकला, उसे उन सब के साथ मर जाना चाहिए था। कुछ लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने औरतों और बच्चों को बैठने नहीं दिया बल्कि खुद बैठकर चला आया, तो कुछ ने कहा कि वो एक लड़की बनकर चुपके से लाइफ बोट पर बैठ गया था और अब उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि सच में उस समय कई लोग महिलाओं की तरह मेकअप करके औरत बनकर लाइफ बोट में बैठ गए थे, पर इसका कोई सबूत नहीं कि होसोनो ने भी ऐसे ही किया था। होसोनो की बाद में 68 साल की उम्र में साल 1939 में डेथ हुई, जिसको नेचुरल ही माना गया।